Very warm welcome to IS Point. This is Aditi Pandey. So today we discuss some important question answer related to our chapter 7. Okay? तो हमारे चैप्टर 7 को हमने कंप्लीट कर लिया है, भू आकृतियाँ तथा उनके विकास। उसके बाद हम उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, और मैं आपसे पूछूंगी अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर आप कॉपी लेकर बैठिए और कॉपी पे लिखिए। देन आफ्टर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, और अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जो बताऊंगी वो आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो वो चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेस उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और हाँ, आप लोगों को एक काम करना है, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसे शेयर करना हो, अपने किसी फ्रेंड को भी बताना हो इस चैप्टर के बारे में तो आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भू आकृति क्या है। देखिए, मैंने आपको इन सारे ही क्वेश्चन के आंसर बता भी रखे हैं। जब भी मैं आपको पढ़ा रही थी उसके बीच में टॉपिक्स आए हैं और मैंने आपको इसके आंसर बताए भी हैं और समझाए भी हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊँगी। ठीक है, आपको देखना है कि आपके आंसर से ये आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, भू आकृतियाँ क्या है। पृथ्वी के छोटे मध्यम आकार के भूखंड को हम भू आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल यही चीज़ बताई थी। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस किए हैं तो आपको ये आंसर आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतिक कारक किन दो प्रकार की आकृतियाँ स्थल रूप को बनाते हैं। तो जो भू आकृति कारक होते हैं ना, वह अपर्दन व निक्षेपण में सूक्ष्म होते हैं। तो ये दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, अपर्दित तथा निक्षेपित। थर्ड वन है, प्रवाहित जल किन प्रदेशों में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपको पता है क्या इसका आंसर, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो देखिए, जो प्रवाहित जल हैं वो आर्द्र प्रदेशों में, वो प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, ये वहाँ के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनी प्लेन या संप्राय मैदान क्या होते हैं। आपको अगर पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। सिर्फ एक लाइन का आंसर है ये। तो पेनी प्लेन क्या होते हैं। देखिए, नदी अपर्दन के द्वारा जो मैदान बनते हैं ना, उन्हें ही हम पेनी प्लेन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, काष्ठ स्थलाकृति का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। काष्ठ स्थलाकृति का अभिप्राय, यानी जो काष्ठ स्थलाकृति हैं वो क्या होती हैं, बताइए। ये भी मैंने आपको समझाया था, मुझे याद है। हाँ, तो किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट की जो चट्टानें होती है ना, उनके क्षेत्र में जब भौम जल घुसता है जिससे घुलन प्रक्रिया होती है, और उनके निक्षेपण से जो भी स्थल रूपों का निर्माण होता है उसे ही हम काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पवन किन प्रदेशों में अपर्दन का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, अपर्दन कहाँ होगा, उन्हीं प्रदेशों में जहाँ पे सूखा होगा, क्योंकि हवा जिस चीज़ को उड़ा के लेके जाए उसका भार हल्का होना चाहिए। अगर आर्द्र प्रदेशों में आप कहेंगे तो यानी कि वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अब गीली मिट्टी को तो पवन उड़ा के नहीं लेके जा सकता ना। लेकिन यदि सूखी मिट्टी, हल्की रेत है तो उसे आसानी से उड़ा के लेके जा सकता है। जैसे कि आपने लू चलते हुए कब देखी है, गर्मी के महीने में देखी है। आपने कभी लू चलते हुए बरसात के मौसमों में देखी है, जुलाई में कभी लू चलती है, नहीं चलती है, क्योंकि अपर्दन होगा ही नहीं, हवा को छुड़ा के लेके ही नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए पवन जो है अपर्दन का प्रमुख कारक किन देशों में है, मरुस्थल व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जलप्रपात नदी की किस अवस्था में निर्मित होते हैं। तो जलप्रपात जो हैं वो नदी की युवा अवस्था में निर्मित होते हैं, जब जो नदियां हैं वो पहाड़ों पर से बहती हैं। मैंने आपको बताया था कि नदियां 3 अवस्था होती हैं इनके जीवन की, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा
वृद्धावस्था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो क्लास कर लीजिए, नहीं तो फिर आपने अगर बुक से पढ़ लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा जल गर्तिका व अवनामित कुंड में क्या अंतर होता है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर बताइए मुझे। तो देखिए, जो नदी तल में छोटे चट्टानी टुकड़े फंस जाते हैं ना, तो ये एक ही स्थान पे गोल गोल घूम के गर्त बना देते हैं, उसे ही जल गर्तिका कहते हैं। और जब यही जल गर्तिकाएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो ये अवनमित कुंड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हमारा जलोढ़ पंखों का निर्माण कब होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, बताइए। तो देखिए, जब कभी नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती है ना, तो उसका जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और ये अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर आदि को लाई हुई चीज़ों को जमा कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। ओके, अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब ये एक लाइन के नहीं है, ये 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें पहला है हमारा नदी विसर्प की निर्माण प्रक्रिया को चित्र सहित बताइए। ठीक है, तो नदी विसर्प क्या होता है बताइए। जब कोई जो नदी है वो एस आकार में घूमी हो तो उसे हम नदी विसर्प कहते हैं। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण एक प्रकार के मोड़ का निर्माण करती है। यानी कि जब भी नदी किसी मैदानी इलाकों में चलती है तो वो एक मोड़ बनाती है और ये जो मोड़ है ना, अपर्दन तथा भीतरी किनारे पर निक्षेप से घुमाव का आकार बढ़ जाता है। और ये जो 3 डायग्राम दिए हैं यही बना के आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें लिखना तो सिर्फ 3 ही लाइन है, लेकिन आप डायग्राम बना के चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने जूम कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं कि ऐसा आकार की नदियाँ बना दी गई हैं। ठीक है, और फिर उन्हें समझा दिया गया है अधोरहित तट है ये, और ये अवतल तट इस साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिए गए अंतर्निहित बिंदु, ये आपके बुक में दिया होगा। नेक्स्ट है गुम्फित नदी की निर्माण प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो गुम्फित नदी नदी की निचली घाटियों में जब बहाव से उनकी जो गति है वो मंद पड़ जाती है तो अपने द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उन्हें जमा करने लगती है। जब भी कोई नदी बह रही है, यदि उसका बहाव बहुत अधिक रहेगा तभी वो चीज़ों को कैरी कर पाएगी, यानी कि अपने साथ लेके बहा के जा पाएगी। और यदि उनका जो बहाव है वो थोड़ा सा भी धीमा हो जाता है तो जो सामान है उनको एक जगह पर एकत्रित करने लगती है, यानी कि उनका जमाव करने लगती है। ठीक है, और इसी कारण जो नदी है वो कई सारी शाखाओं में बट जाती है। शाखाएं जो हैं बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग होती हैं। ऐसी शाखाओं में जो नदियाँ बटी होती हैं ना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है, गुम्फित नदियाँ कहा जाता है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। देखिए, इस तरह से गुम्फित नदी को एक्सप्लेन भी किया गया है। आप ये चित्र बना के सिंपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाने वाला डायग्राम है। और जब आप किसी चीज़ में डायग्राम बनाते हैं ना, तो उस चीज़ की जो खूबी है थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है। और जो एग्जामिनर है वो आपके एक एक लाइन को नहीं पढ़ेगा तो भी वो डायग्राम देख के समझ जाएगा कि आपने लिखा ही होगा, क्योंकि जब आपने बनाया है तो उसका मतलब है आपको इसके बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलप्रपात एवं श्रिपिकाओं की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो देखिए, नदी का जल जब किसी कठोर चट्टान से होकर गुजरता है ना तो उसे काट नहीं पाता। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कोई बड़े से पहाड़ से यदि नदी होकर गुजर रही है तो उसे काट ही दे एक बार में, तो लेकिन यदि जब वो मुलायम चट्टानों से होकर गुजरता है तो उन्हें आसानी से काट देता है। तो धीरे धीरे नदी के तल में अंतर आ जाता है और वह ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लगती है। और श्रिपिका किसे कहते हैं, नदी तल पर जब कठोर एवं नरम चट्टानें क्रम में आ जाती हैं तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहती है और इसी कारण छोटे छोटे कई सारे प्रपात बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रिपिका कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित का आरेख बनाने को कहा गया है, जलप्रपात, श्रिपिका और जलोढ़ पंख। तो देखिए, जलप्रपात का आप इस तरीके से बनाएंगे, मैं बना के दिखा देती हूँ। ऐसी सिंपल लाइन खींचिएगा, ठीक है। फिर हम इस तरह का डायग्राम देंगे। अब बस नेमिंग कर देंगे। ऊपर सबसे पहले क्या होंगे, हार्ड रॉक्स होंगे, फिर सॉफ्ट रॉक्स यानी कि मुलायम पत्थर होंगे, फिर प्लंज पूल, ठीक है, वाटरफॉल यानी यहाँ से पानी गिर रही है, ऊपर नदी होगी, ठीक है,
हो गया, कंप्लीट हो गया आपका डायग्राम। कितनी आसानी से बन गया और आप इसे बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने को ही पूछा गया है, तो आप इसमें केवल डायग्राम ही बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा निर्माण को चित्र द्वारा समझाइए। तो चित्र बना लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि डेल्टा कैसे बनता है। नदियाँ समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद एवं मंद ढाल के कारण बहुत ही मंद गति से बहती हैं एवं अवसाद को एक आकार में जमा कर देती हैं। उसे ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा घोल रंध्र किस प्रकार की भू आकृति है? बताइए, यदि आपको आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं 10 तक काउंट करती हूँ। जल्दी से लिखिए। हाँ, तो जो घोल रंध्र है ये भौम जल द्वारा निर्मित आकृति है। यह कास्ट के क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की शैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, प्रधान डोलोमाइट चट्टान आदि की प्रधानता होती है, यानी कि ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में यदि ये क्षेत्र जल के संपर्क में आते हैं ना, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो इनकी जो शैलें हैं ये घुल जाती हैं और इस तरह कीप की आकृति बने छिद्र घोल रंध्र कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा भौम जल के निक्षेपण से बनी भौम्य आकृतियों की रचना प्रक्रिया बताइए। तो भूमि के अंदर बहते हुए जल से कंदराओं का निर्माण होता है और ये जो कंदराएं हैं इनके छत से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो जल है वो टपकता है और इसमें उपस्थित जो कैल्शियम है वो नीचे जमा होता रहता है एवं नीचे लटकने लगता है। इन्हें क्रमशः स्टेटलेमाइट एवं स्टेलेक्टाइट भी कहते हैं। कहीं कहीं पर ये आपस में मिल जाते हैं जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? युग्मिक वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इन दोनों वेदिकाओं को मैंने आपको बताया था और इसके डायग्राम को भी आपको दिखाया था। इसमें क्या अंतर है कि जो नदी वेदिकाएं होती हैं ये शुरुआती बाढ़ मैदानों अथवा प्राचीन घाटियों के चिह्न हैं। ठीक है, ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों में लंबवत अपर्दन के कारण ही निर्मित होती हैं। अब डिफरेंस क्या है कि जो नदी वेदिकाओं के दोनों ओर की ऊंचाई यदि समान है तो उसे हम युग्मित वेदिका कहेंगे और यदि दोनों ओर की जो ऊंचाई है वो असमान है तो उसे हम अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे एंड होता है। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तक आप अपना रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको इसके नोट्स लिखने हैं तो आप इसे रिवाइंड और रिप्ले करके अपना लिख सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं और आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास आता है, एक हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ हमें और मेहनत करनी चाहिए और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढ के लाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। हैव अ गुड डे।